नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। लगातार आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ हर वक्त हम कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी बिना मास्क के अपने घरों से नहीं निकल रहे होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की और चौंकाने वाली खबर की। मध्य प्रदेश में एक तरफ मरीजों के परिजन रेमडेसिविर के लिए एक एक इंजेक्शन के लिए दुकान के बाहर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, भटक रहे हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरियां तय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल के बड़े अस्पताल में शुमार हमीदिया अस्पताल में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ जाती है। अस्पताल के स्टोर से 800 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो जाते हैं। बताया यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही ये इंजेक्शन अस्पताल को उपलब्ध करवाए गए थे। ये इंजेक्शन कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को लगने थे, लेकिन 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमीदिया अस्पताल के दवा स्टोर से चोरी हो गए। कोहिफिजा थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारी पर ही चोरों को मदद पहुंचाने का शक जा रहा है। इंजेक्शन की चोरी की जानकारी मिलते ही सरकारी महकमे में कड़कंप मच चुका है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वासारंग, कमिश्नर कविंद्र कियावत और डीआईजी इरशाद वली भी अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी लेते नजर आए। आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीजों को लगाए जाते हैं। इस समय पूरे देश में इस इंजेक्शन की किल्लत चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इंजेक्शन की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए थे। वहीं चोरी की घटना पर कांग्रेस ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने इंजेक्शन की कालाबाजारी की आशंका जताते हुए अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन को पूरी तरह से फेल बताया है। के स्टोर से चोरी की जानकारी मिली है। पुलिस के डीआईजी भी आ गए हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला बहुत गंभीर है और हमें ऐसी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम इस घटना की क्या कुछ स्थिति है उस तक नीचे तक पहुंच जाएंगे। डीआईजी साहब स्वयं पूरे मामले को देख रहे हैं। मामला गंभीर है और इस समय पर यही कहा जा सकता है कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके पूरे इंतजाम। यहाँ पे करीब 13 छोटे बॉक्सेस, 4 बड़े बॉक्सेस चोरी होने का मामला सामने आया है। तो हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। हम पूरी अच्छी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और हम बहुत ही होपफुल है कि क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इंपॉर्टेंट मामला है, कि इसको जल्दी से हम ट्रैक कर करके और जो है सही निष्कर्ष तक पहुँचे। सर, कहाँ से एंटर हुए चोर? सीसीटीवी में कुछ मिला के? सीसीटीवी में नहीं प्राप्त हुई है किसी तरह की कोई फुटेज और इस इमीडिएट विसिनिटी में है भी नहीं उसकी फैसिलिटी। लेकिन हम लोग अपने जानते जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी कुछ नई लीड मिल जाए। अब इसका मुख्य हॉस्पिटल है हमीदिया हॉस्पिटल। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो 800 से ज़्यादा वहाँ चोरी चले गए। जब हमीदिया अस्पताल से ही रेमडेसिविर की चोरी हो जाएगी तो बचेगा क्या? ये पूरा प्रशासन हमीदिया का और भोपाल प्रशासन दोनों इस मामले में फेल हो चुके हैं। ये कहीं न कहीं इसमें कालाबाजारी की बू आ रही है और इसकी पूरी जांच होना चाहिए कि आखिर ये इंजेक्शंस जो मिल नहीं रहे हैं बाज़ार में, जो पेशेंट्स जो अस्पताल मांग रहे हैं प्राइवेट, उनको मिल नहीं रहे हैं। पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन हैं डॉक्टर्स के, उनको नहीं मिल रहे हैं। तो आखिर ये इंजेक्शन जा कहाँ रहे हैं इस पूरे। तो वक्त आमने सामने क्या है, चर्चा करते हैं। इस वक्त नेहा बग्गा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से जेपी धनुपिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनुपिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, जिस इंजेक्शन के लिए मरीज के परिजन दर दर भटक रहे हों, जिस इंजेक्शन के कालाबाजारी की बात कर ली जाए या फिर जिस इंजेक्शन को ब्लैक में खरीदने के लिए 20 से 25 हजार का रेट तय हो रहा हो, मिनिमम बता रहा हूं, उस इंजेक्शन की हिफाजत राजधानी में इतनी दोयम दर्जे की कि 800 इंजेक्शन गायब हो जाते हैं।
नेहा जी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से कोरोना का पैंडेमिक आया है और यहाँ पर मानवता ही शर्मसार हो रही है और उसको लेकर सरकार सतर्क है। डीजीपी साहब खुद मैदान में है, विश्वास सारंग जी का आपने बयान सुनाया ही है। सरकार और प्रशासन मिलके, मुझे पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया है, मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें जल्दी पकड़ लिया जाएगा और रेमडेसिविर जो लेकर गायब हुए हैं उन्हें सरकार की ओर से बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। नेहा जी, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ तो जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी, इस वजह से ये खुलासा हो गया? कई अस्पतालों में तो इस तरह की इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी तो शायद वो मामले दब गए। देखिए, सतर्क रहने की आवश्यकता है, हर कदम पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। बीच में हमने ये भी देखा था कि रेमडेसिविर का कोई नकली इंजेक्शन बनाकर डॉक्टर साहब बेचने का प्रयास कर रहे थे, उन पर भी कार्रवाई की है। अब आप किस किस पहलू पर जाएंगे? अगर मानवता को शर्मसार करने के लिए मनुष्य इतना आतुर हो चुका है, सरकार अपनी तरफ से हर प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है, पर अब एक बात और भी सामने आ गई है कि जिस तरीके से हम पैसा, सोना, जेवरात, इन सब के लिए जो कड़ी सुरक्षा रखते हैं अपने घरों में, उसी तरीके से अब रेमडेसिविर, तो यही मेरा पहला सवाल था कि क्यों इतनी दोयम दर्जे की हिफाजत व्यवस्था वहां पर की गई, जिसके लिए पता है कि ब्लैक में जो इंजेक्शन 20 से 25 हजार मिनिमम रेट पर बिक रहा है, उसको क्या हम सिर्फ ऐसे ही स्टोर पर रख देते हैं कि कोई भी आएगा और डॉक्टर उसे दे देगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर, वापस लौटूंगा। जेपी धनुपिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौट रहा हूं। नेहा जी, धनुपिया साहब, क्या वाकई में ये वक्त है कि इस तरह की अगर खबर निकलकर सामने आती है तो फिर उस पर भी राजनीति को? धनुपिया साहब, मैं समझता हूं कि राजनीति करने वाली बात नहीं है, इसमें राजनीति कहीं भी नहीं हो रही है। पिछले सप्ताह संडे को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत से सुझावों की बातें करी और पूरे हफ्ते भर से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों की रोज जाने जा रही है, रोज परिचितों में आप देखें कहीं 2 आदमी को 4 आदमी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। मैं खुद भी अपने परिचितों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए परेशान हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। और आश्चर्य यह है कि हमीदिया जैसे हॉस्पिटल, जो की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है, वहां से 800 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो जाए, ये तो बस समझ में नहीं आती भाई। इसमें तो एक नहीं, बहुत से लोग इकबाल होंगे, करोड़ों की संपत्ति है। ये आज इसकी कीमत देखेंगे जो बाजार में चल रही है, तो 2 करोड़ की कीमत के इंजेक्शन है भाई। आप इसको कैसे मान के चलते हैं? क्या हुआ है, कहाँ जा रहा है साहब? कोई जांच होगी नहीं होगी, अलग मुद्दा है। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन था, कौन लाया था, कितनी कस्टडी में थी? बिल्कुल खुलासा होना चाहिए, समय रहते चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि वो इंजेक्शन वापस रिकवर होनी चाहिए, वापस उस स्टोर तक पहुंचने चाहिए। जिस इंजेक्शन को चॉपर के माध्यम से हम दूसरे शहरों में भेज रखे हैं, उस इंजेक्शन की इस तरह से कालाबाजारी या फिर इस तरह से उसका गायब हो जाना सवाल खड़े करता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बात अगली खबर की कर लेते हैं। अगला एक और बड़ा मसला है, महामारी में हड़ताल ब्लैकमेलिंग है या फिर मजबूरी? यह सबसे बड़ा सवाल है। सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह से एक एक मरीज की जान कैसे बचाई जाए। सरकार का सारा संसाधन अभी अस्पतालों में झोंका जा रहा है ताकि किसी भी तरह से इस महामारी पर कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन इस आपदा के समय भी अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही जूडा ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी। जैसे तैसे सरकार ने हड़ताल को रोका और उनकी मांगों पर जल्द ध्यान देने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद जूडा ने हड़ताल पर जाने का फैसला वापस ले लिया। लेकिन शुक्रवार की शाम को ही राजधानी के बड़े अस्पताल में शामिल हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स पर काम कर रहे वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। वह कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने के बदले अतिरिक्त वेतन की मांग कर रहे थे। इनकी हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत कोरोना मरीजों को वार्ड में पहुंचाने और वार्ड से जांच के लिए दूसरी जगह ले जाने में हुई है। हंगामा बढ़ने पर आउटसोर्स कंपनी ने बातचीत की और फिलहाल हड़ताल खत्म करने पर राजी किया है। लेकिन ऐसे ही लगातार हड़ताल का दौर एक के बाद एक संगठनों का जारी रहा तो फिर मरीजों का क्या होगा? इससे उनका इलाज प्रभावित होगा, उनकी जिंदगी खतरे में है। तो कुछ समूह संगठन इस विषम परिस्थिति को, इस मेडिकल इमरजेंसी के दौर को अवसर में समझ रहे हैं और ऐसे ही अवसरवादी वो भी हैं जो दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं,
ऐसे ही अवसरवादी वो भी हैं जो इस परिस्थिति में अपनी सेवा का सही मेहनताला लेने के बजाय अतिरिक्त पैसों की डिमांड कर रहे हैं। ये वो सब अवसरवादी हैं जो इन परिस्थितियों में लक्ष्मी को अपने घर बुलाने की जुगत में लगे हुए हैं। उन्हें यह नहीं पता कि ये लक्ष्मी किसी के शव से गुजरती हुई आ रही होगी, किसी के आंसू से निकलकर आ रही होगी, किसी की जमीन बिकने के बाद आ रही होगी, किसी के गहने गिरवी रखने के बाद आ रही होगी। उनसे इन लोगों को कोई परहेज नहीं है। बस उन्हें तो इस समय सिर्फ यही दिख रहा है कि मौका है जमकर कमा लिया जाए। हालांकि जिन हड़ताल करने वालों का हम जिक्र कर रहे हैं ये थोड़ा सा उनसे जुदा हैं। बहुत ज्यादा पैसा इन्हें मिलता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीजें थोड़ा सा सोचने समझने पर मजबूर करती हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, इस समय हड़ताल या फिर ब्लैकमेलिंग इसे कहा जाए, जो परिस्थितियां हैं उस समय अगर इस तरह से हड़ताल की जाएगी तो फिर मरीजों की देखरेख कौन करेगा? देखिए, ये एकांगी बात है। इस बात पे हमें सोचना पड़ेगा कि उन स्टूडेंट्स की फीस सरकार ने डबल कर दी है। 50,000 फीस लगती थी, अब 1 लाख रुपया फीस लग रही है जी। और उनसे अगर हम सेवाएं ले रहे हैं और सरकार ने खुद वादा किया था पैसे देने का, तो आज सरकार उससे बचना क्यों चाहती है? बातचीत करना चाहिए, बीच का रास्ता और समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। आप हालात देखें कि जो व्यवस्था है, आज हर मेडिकल कॉलेज का जो है कमिश्नर इंचार्ज है। इसके बाद मेडिकल कॉलेजों से चोरियां हो रही हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की। इसके बाद जो है जी गंभीर मामले, ये ब्लैकमेलिंग ब्लैक डॉक्टर कर रहे हैं जी। तो ये तो बेचारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, इनसे बात करना चाहिए। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जूडा तो मान चुका है, लेकिन जो आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं, जो मरीजों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, सुरक्षा के जो काम में लगे हुए हैं, वो लोग हैं, ये उन लोगों की तरफ से, गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये उन लोगों की तरफ से हड़ताल की जा रही है। ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित करती है। साथ में रखें रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, क्या इनसे बात करने की कोई कोशिश चल रही है? क्योंकि इस तरह से हड़ताल का बड़ा असर मरीजों पर, उनके परिजनों पर पड़ रहा है। तौर पर सरकार संवेदनशीलता के साथ में हर एक से बात करती है, कर भी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सबको पता है कि ये जिस प्रकार का माहौल कोरोना के कारण पैदा हुआ है, इसमें ब्लैकमेलिंग जैसा काम नहीं करना चाहिए। और पहले भी सबकी जो समस्याएं रही हैं उनकी सीमाओं में रहकर उनकी सुनवाई होती है, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो और अभी के अभी पूरी हो। मुझे लगता है ये थोड़ा सा अतिरेक हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि हर मामले में इस प्रकार की हठधर्मिता करना ठीक नहीं है। चलिए, फिर भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनसे बातचीत को और उनकी जो जायज मांगे हैं उन पर विचार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना यही होगा कि इस मजबूरी को ब्लैकमेलिंग भी अगर समझा जा रहा है तो वो कब तक उनकी मजबूरी अब सॉल्व हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। असम के बीपीएफ उम्मीदवारों के छत्तीसगढ़ आने पर प्रदेश की सियासत लगातार गर्मा रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर इसको लेकर हमला बोल रही है, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जब बीपीएफ कभी बीजेपी के साथ थी, आज उन्होंने साथ छोड़ दिया तो ये गलत हो गए। बीजेपी का यही चरित्र है। सीएम के पलटवार के बाद भी लगातार बीजेपी के नेता हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये इन्हीं लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी की खींच देखिए, अभी वो सरकार इन्हीं लोगों के साथ सरकार में, ये वही विधायक लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन दिए, उसके कारण से 7-5 साल सरकार में रहे। अब वो जब उनसे अलग हो गए तो उनके खिलाफ आलोचना करने लगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की चरित्र यही है कि जब उसके साथ रहे तब ठीक है, और नहीं है तो उसको कभी किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसे कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी समर्थक बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं। उसी प्रकार से ये जो बीपीएफ के जो प्रत्याशी भी हैं और विधायक भी हैं और मंत्री भी रहे। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना भयंकर रूप दिखाया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तमाम प्रयासों के जरिए रोज नए संसाधन बढ़ाकर रोज कोरोना से जंग लड़ी जा रही है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने विकराल रूप दिखाया है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रह पाया। वहीं कोरोना से इस जंग को जीतने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार भी लगातार युद्ध स्तर पर संसाधन बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना से लड़ने और इसके नियंत्रण के लिए राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस महामारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए और संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए 600 वॉलेंटियर तैयार किए हैं जो घर घर जाएंगे। वहीं लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने और वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में RT-PCR टेस्टिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ देश के कुछ गिने चुने राज्यों में से है जहां प्रति 10 लाख में सबसे ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 1435 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 929 टेस्ट किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच, इलाज तथा कोरोना टीकाकरण की सुविधा बढ़ाने के आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इलाज के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जो कोविड टेस्टिंग की जो स्थिति और व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। कोविड संक्रमण पर नियंत्रण एवं संक्रमितों की पहचान के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैंपलों की जांच की जा रही है। राज्य में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने 36 स्पेशल कोविड अस्पतालों और 66 कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं। प्रदेश के 78 निजी अस्पतालों में भी इलाज की अनुमति दी गई है, जिनमें कुल 16,207 बिस्तरों की व्यवस्था है, जिनमें 3,446 ऑक्सीजन सुविधा वाले 902 HDU और 1167 ICU बिस्तर शामिल हैं। मरीजों से कहा गया है कि कोरोना का कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत अपना कोरोना जांच कराएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। छत्तीसगढ़ में चाहे मजदूरों के लाने की बात हो, चाहे स्टूडेंट की लाने की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, अभी भी कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। किसी कर्मचारी तनख्वाह तक नहीं काटे हैं। किसी जनप्रतिनिधि के जो MLA क्षेत्र विकास निधि का पैसा है उसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में पैसे के कारण से कोई काम हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं रुक रहा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, लोगों को इसे देखते हुए डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि समय पर जांच कराएं और विशेषज्ञों की सलाह लें। जिन मरीजों को किसी प्रकार की मेडिकल केयर की जरूरत होगी या अन्य दवाओं की जरूरत होगी, आप अपने डॉक्टर को सूचित करें। अपने ऑक्सीजन और तापमान के बारे में या अन्य बीमारियों के बारे में डॉक्टर को सूचित करें। आपको वह कोविड केयर सेंटर या जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में शिफ्ट कराएंगे। जाहिर तौर पर ये महामारी का समय है, ऐसे में सबको हिम्मत रखना होगा, क्योंकि हिम्मत और सामूहिक प्रयास से ही ये जंग जीती जा सकती है। न्यूज़ 18 रायपुर से ममता लांजेवार की रिपोर्ट। तो इस विषम परिस्थिति में सरकार जो कर सकती है वो हर संभव प्रयास आपकी जान बचाने के लिए किए जा रहे हैं। चलिए लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, वो आपको बता देते हैं। आप हमारे तमाम बुलेटिन्स और वीडियो देख सकते हैं। अपने ब्राउजर में टाइप करिए www